हे एवरीवन, दिस इज श्वेता। वेलकम टू एग्जामपुर। हम लोग देख रहे हैं बच्चों वर्ल्ड मैपिंग सीरीज विश्व मानचित्र, और उसमें आज हमारा एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है यूरोपीय कॉन्टिनेंट या फिर यूरोप महाद्वीप। ठीक है, तो ये जो यूरोप कॉन्टिनेंट है इसका आज हम थोड़ा सा इसके आसपास घूम के देख लेंगे क्या क्या चीजें इसके पास में पाई जा रही है, और फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिटेल से पढ़ना चालू करेंगे। एक एक करके जो भी इसकी कंट्रीज है या जो भी इसके स्पेसिफिक फिजिकल फीचर्स है उनको हम स्टडी करेंगे। तो चलिए एक बार इसको पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहले तो देखो बच्चों इसके आसपास में क्या चीजें हमें दिखाई दे रही हैं। तो ये पूरा का पूरा हो गया आपका यूरोपीय महाद्वीप। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर हम ओशन की बात करें, महासागर की बात करें, तो इस यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में, वेस्ट में एक ओशन पड़ता है, एक महासागर पड़ता है जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशन या उत्तरी अटलांटिक महासागर। नॉर्थ साउथ इसका क्या फंडा है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पूरा का पूरा हमारा अर्थ है इसके सेंटर से बीचों बीच से एक लाइन जा रही है जिसको आप क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। तो जब भी कोई ओशन का वो वाला पार्ट जो कि इक्वेटर के ऊपर पड़ता है उसको क्या बोला जाता है, उसे बोलते हैं हम नदन, और इसके नीचे जो हिस्सा पड़ता है उसको बोलते हैं हम सदन, यानी उत्तरी और दक्षिणी। तो ऐसे ही हमने यहाँ पर देखा कि ये जो आपका यूरोपीय महाद्वीप है, इस महाद्वीप के पश्चिम में जो महासागर पड़ा उसका नाम है अटलांटिक महासागर, और अटलांटिक महासागर का कौन सा हिस्सा इसके पश्चिम में पड़ रहा है उसका नाम है उत्तरी अटलांटिक महासागर, या फिर जिसको क्या बोलते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। यहाँ पर लिखा भी हुआ है, क्या नाम है इसका, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए एक स्टेप और हम आगे बढ़ जाते हैं और थोड़ा सा और डिटेल में इसको हम पढ़ना चालू करते हैं। तो अगर आप इस यूरोपीय कॉन्टिनेंट के पूरब में देखोगे तो आपको एक और महाद्वीप दिखाई देगा, और उस महाद्वीप का क्या नाम है बच्चों, उसका नाम है आपका एशिया महाद्वीप। समझ में आ गया है। तो इस यूरोपीय महाद्वीप के पश्चिम में क्या पड़ता है, अटलांटिक महासागर, इसके पूरब में क्या पड़ता है, एशिया महाद्वीप। समझ में आ गया, इसके पूरब में क्या पड़ता है बच्चों, एशिया महाद्वीप पड़ता है। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे। इसके नॉर्थ में क्या पड़ता है, उत्तर में क्या पड़ता है, तो यहाँ पर तो आपको कुछ सागर दिखाई दे रहे हैं, जैसे नॉर्वेजियन सी दिखाई दे रहा है। इसके ऊपर जाएंगे बच्चों तो यहाँ पर आपको कौन सा महासागर दिखाई देता है, आर्कटिक महासागर या फिर आर्कटिक ओशन। तो आपको ध्यान रखना है, इसके पूरब में एशिया महाद्वीप, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, उत्तर में आर्कटिक महासागर, और दक्षिण में क्या पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप। इसके दक्षिण में क्या पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप, या फिर बोल सकते हैं हम क्या पड़ता है बच्चों, भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी। तो आप लोग लिख लेंगे यहाँ पर क्या पड़ता है, इसके भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, या जिसे क्या बोला जाता है, मेडिटेरेनियन सी बोला जाता है। तो सबसे पहले आपने क्या देख लिया कि इसके आसपास हमें क्या क्या चीजें दिखाई दे रही हैं, एशिया, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर और भूमध्य सागर या फिर मेडिटेरेनियन सी। क्लियर हो गई इतनी बात। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और इसके आसपास के कुछ देश वगैरह जो है, या बोल सकते हैं कि इसके जो किनारे किनारे हैं वो हम पूरा का पूरा घूम लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले नॉर्थ अमेरिका पढ़ाया था, उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप पढ़ाया था, तो उसके हमने सारे किनारे घूमे थे, और इसी तरह साउथ अमेरिका में भी घूमे थे, अफ्रीका में भी घूम लिया था हमने सारे किनारे। तो अब हम आज बच्चों ये जो आपका पूरा का पूरा यूरोपीय कॉन्टिनेंट है इसके भी किनारों को फटाफट घूम लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भाई, अब अगर इस मैप को मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कि कौन कौन से यहाँ पे क्षेत्र पड़ रहे हैं, तो जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या दिखाई देता है बच्चों, नॉर्वे। तो ये यूरोप का ही एक देश है, यूरोपीय देश है, इसका क्या नाम है, नॉर्वे। आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या मिल जाता है बच्चों, स्वीडन। ठीक है, तो सब लोग अपने अपने एटलस पे लोकेट करेंगे, साथ के साथ याद करते जाएंगे, नॉर्वे, स्वीडन। क्लियर हो गया। इन दोनों ही क्षेत्र में एक माउंटेन रेंज पड़ता है, यहां पर लिखा भी है, इसका क्या नाम है, स्कैंडिनेवियन। क्या नाम है इसका, स्कैंडिनेवियन। क्या बोलते हैं इसको हम, स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी, या फिर क्या बोलते हैं इसे हम, माउंटेन रेंज। क्लियर हो गई इतनी बात। तो ध्यान देना है, सबसे पहले पड़ा नॉर्वे,
देन स्वीडन, और इन दोनों क्षेत्रों में आपका क्या पड़ता है, स्कैंडिनेवियन माउंटेन रेंज। क्लियर हो गया। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि स्कैंडिनेवियन माउंटेन किधर पड़ता है, तो आपको पता होना चाहिए यूरोप में नॉर्वे और स्वीडन देश के बीच में इसका क्या है, विस्तार है। इतनी बात समझ में आ गई। आपको मैप पे ये क्लियर दिख रहा होगा, अपने अपने एटलस को और आप लोग खोल लीजिए, साथ साथ मैं लिखवा भी रही हूँ। एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, तो यहाँ पर ये आपको पानी वाला पूरा क्षेत्र दिखाई दे रहा होगा ब्लू कलर का। यहाँ पर एक गल्फ है, या जिसको बोलते हैं आप खाड़ी। खाड़ी क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था कि जब महासागर का पानी वाला क्षेत्र किसी जमीन के संकीर्ण क्षेत्र में अंदर तक चला जाता है तो वहां पर क्या बनाता है, वो खाड़ी बनाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर हमें एक खाड़ी दिखाई देती है जिसे क्या बोलते हैं हम, गल्फ ऑफ बोथनिया। तो यहाँ पर एक खाड़ी है और इसका क्या नाम है बच्चों, बोथनिया की खाड़ी। क्या बोलते हैं इसको, गल्फ ऑफ बोथनिया या फिर बोथनिया की खाड़ी। क्लियर हो गया। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हमें यहाँ पर क्या देश दिखाई देता है, फिनलैंड दिख रहा है ये आपको। ये देखिए, ये एक और देश है यूरोप का, इसका क्या नाम है, फिनलैंड बोलते हैं इसे। ठीक है, तो कहाँ से आपने स्टार्ट किया, नॉर्वे, स्वीडन, स्कैंडिनेवियन माउंटेन, गल्फ ऑफ बोथनिया और फिनलैंड। समझ में आ गया, गल्फ ऑफ बोथनिया और फिनलैंड। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि बोथनिया की खाड़ी किन किन के बीच में पड़ती है, तो आपको तुरंत पता हो जाना चाहिए कि स्वीडन और फिनलैंड के बीच में क्या पड़ता है, गल्फ ऑफ बोथनिया। क्लियर हो गया। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे आप, तो आपको यहाँ पर क्या एक और खाड़ी दिखाई देगी, यानी ये एक और पानी वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है और इसे क्या बोलते हैं हम, गल्फ ऑफ फिनलैंड। क्या बोलते हैं इसे हम, गल्फ ऑफ फिनलैंड। तो एक तो यहाँ पर फिनलैंड देश हो गया, इस फिनलैंड देश के नीचे वाला जो खाड़ी क्षेत्र है उसको हम उस देश के नाम पर ही जानते हैं और क्या बोलते हैं, फिनलैंड की खाड़ी या फिर गल्फ ऑफ फिनलैंड बोला जाता है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं तो हमें छोटे छोटे से कई सारे देश दिखाई देते हैं। मैं थोड़ा सा इसे जूम करूंगी ताकि आपको क्लियर दिख जाए। अब देखिए भाई, यहाँ पर हमें छोटे छोटे कई सारे देश दिखाई देते हैं। कौन कौन सा, तो ये हो गया आपका एस्टोनिया, एक देश है, इसका क्या नाम है बच्चों, एस्टोनिया। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, स्पेलिंग अगर आपको नहीं दिख रहा है तो क्या नाम है इसका, एस्टोनिया। ये फिर नीचे यहाँ पर एक देश हमें दिखाई देता है, इसका क्या नाम है बच्चों, लातविया। क्या बोलते हैं इसको हम, लातविया। ठीक है, और नीचे यहाँ पर एक और देश दिखाई देता है, इसका क्या नाम है, लिथुआनिया। इसको क्या बोलते हैं हम, लिथुआनिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें तीन छोटे छोटे देश दिखाई दिए। एक हो गया आपका एस्टोनिया, दूसरा हो गया आपका लातविया और तीसरा हो गया लिथुआनिया। क्लियर हो गया। तो इनको साथ में याद कर लीजिएगा, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इनको साथ में मैं आपको क्यों याद करा रही हूँ, क्योंकि इन सारे ही देशों को किस नाम से जानते हैं, इन्हें बोलते हैं बच्चों बाल्टिक कंट्रीज। तो इन सारे देशों को किस नाम से जाना जाता है, बाल्टिक कंट्रीज। क्या बोलते हैं इसे हम, बाल्टिक कंट्री या फिर बाल्टिक देश। क्या बोलते हैं इसे हम, बाल्टिक कंट्री या फिर बाल्टिक देश बोला जाता है। क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर आपको एक और छोटी सी खाड़ी दिखाई देगी, और वो खाड़ी कहां पर दिखाई दे रही है, यहां पर ये देखिए, ये पानी वाला क्षेत्र पड़ रहा है, ये छोटा सा पानी वाला इलाका है, इसे ही हम खाड़ी कह रहे हैं। और इस खाड़ी का क्या नाम है, इसे बोलते हैं हम गल्फ ऑफ रिगा। तो ध्यान देना है, यहाँ पर ये खाड़ी जो है इसको क्या बोलते हैं हम, गल्फ ऑफ रिगा। क्या बोलते हैं इसे हम, गल्फ ऑफ रिगा कहते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात, सभी के समझ में आ गया। ठीक है, तो एक बार पहले हम क्विक रिवाइज करते हैं क्या क्या हमने स्टडी किया। सबसे पहले पढ़ा हमने नॉर्वे, स्वीडन। ठीक है, दोनों में किस पर्वत श्रेणी का विस्तार है, स्कैंडिनेवियन पर्वत श्रेणी। फिर क्या आ गया आपका, गल्फ ऑफ बोथनिया, फिनलैंड, गल्फ ऑफ फिनलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और गल्फ ऑफ रिगा। क्लियर हो गया। तो यहां पर आपने तीन खाड़ी पढ़ी, बोथनिया की खाड़ी, फिनलैंड की खाड़ी और गल्फ ऑफ रिगा या फिर रिगा की खाड़ी। क्लियर हो गई इतनी बात, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आपको ध्यान देना है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इन तीनों को ही क्या बोला जाता है, बाल्टिक कंट्रीज बोला जाता है। इन तीनों को बाल्टिक देश कहते हैं। क्लियर हो गया। अब क्यों इन्हें बाल्टिक देश कह रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें एक सागर दिखाई दे रहा है और इसको क्या बोलते हैं हम, बाल्टिक सागर या फिर बाल्टिक सी कहते हैं।
समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये जो पानी वाला क्षेत्र है इसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, सागर बोल रहे हैं, या फिर इसे बोलते हैं बाल्टिक सी। और बाल्टिक सागर के पास ही ये देश पड़ते हैं तीनों, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, इसीलिए इन्हें बाल्टिक कंट्रीज के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर हो गई इतनी बात। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हमें एक छोटा सा क्षेत्र दिखाई देगा। देखो भाई, यहाँ पर हमें एक छोटा सा क्षेत्र दिखाई देता है और इसका क्या नाम है, कैलिमग्रेड। क्या बोलते हैं इसे, कैलिमग्रेड। ठीक है, मैं स्पेलिंग लिख देती हूँ यहाँ पे। इसका क्या नाम है, कैलिमग्रेड। आपको मिल जाएगा एटलस पे, पॉलिटिकल मैप में देखिएगा यूरोप के, क्या नाम है इसका, कैलिमग्रेड। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि ये जो कैलिमग्रेड जो क्षेत्र है ये आपका, इस पर किसका अधिकार है, तो ये यूरोप का एक ऐसा क्षेत्र है जो किसके अधिकार में आता है, रशिया या फिर रूस के। तो यहाँ एशिया का देश है, क्या नाम है इसका, रशिया, और इसके अधिकार क्षेत्र में ये आता है, क्या नाम है इसका, कैलिमग्रेड। समझ में आ गई इतनी बात, क्लियर हो गया। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और हमें यहाँ पर एक और देश दिखाई दे रहा है, इसका क्या नाम है बच्चों, पोलैंड। क्या नाम है इसका, पोलैंड। तो ध्यान रखना है, कैलिमग्रेड के बाद जो देश पड़ता है उसका क्या नाम है, पोलैंड। पोलैंड के आगे बढ़ जाएंगे तो आपको एक और देश दिखाई दे रहा है, इंपॉर्टेंट है भाई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, याद आ रहा है। तो द्वितीय विश्व युद्ध आपने पढ़ा होगा, हिस्ट्री में भी, थोड़ा बहुत पॉलिटी में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपने इस देश का बहुत नाम सुना होगा और इस देश का क्या नाम है बच्चों, जर्मनी। क्या नाम है इसका, जर्मनी। क्लियर हो गई इतनी बात। तो पोलैंड, पोलैंड के बाद जर्मनी, यहां तक आप लोगों ने पूरा का पूरा सफर तय कर लिया। क्लियर हो गया। आगे बढ़ जाते हैं भाई, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ भाई, स्पेस नहीं है लिखने के लिए, मैं भी आपको सारा ये लिखवा दूंगी। एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे तो हमें इस जर्मनी के ऊपर एक देश दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ये देखिए, जर्मनी के ऊपर एक देश दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर वाला, इसका क्या नाम है, डेनमार्क। क्या नाम है इसका बच्चों, डेनमार्क। तो याद रखना है, नीचे जर्मनी और ऊपर क्या आता है, डेनमार्क आ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई भाई, क्लियर हो रहा है सबको, जल्दी बताइए। डेनमार्क पे इंपॉर्टेंट चीज हमें क्या ध्यान देनी है, तो डेनमार्क पे एक प्रायद्वीप पड़ता है और उसको क्या बोलते हैं, जटलैंड पेनिनसुला। क्या बोला जाता है बच्चों, जटलैंड पेनिनसुला। ठीक है, तो एग्जाम में पूछ सकता है, आपको ध्यान रखना है जटलैंड की लोकेशन कहाँ है, डेनमार्क पे। क्लियर हो गई इतनी बात, सभी के समझ में आ गई। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे हम, इस इमेज में शायद वो नहीं होगा, देखना पड़ेगा एक बार। तो देखो, एक स्टेप अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है कि यहाँ पर एक नहर जा रही है और उस नहर का क्या नाम है, कील नहर। क्या नाम है उसका बच्चों, कील नहर। और वो कील नहर कहाँ से जाती है, तो ये देखिए, यहाँ बीचों बीच से होके, किसके बीचों बीच से, ये जो जर्मनी देश है इसके इस वाले क्षेत्र से एक नहर जारी होती है और उस नहर का क्या नाम है, कील नहर। क्या नाम है उसका, कील नहर। समझ में आ गया। और इस कील नहर के एक और क्या पड़ता है आपका, कील, एक और एक लोकेशन है, उसका क्या नाम है, कील, जो कि एक क्या है, डेयरी उद्योग का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और इस कील नहर के एक साइड क्या पड़ता है आपका बच्चों, एक पोर्ट पड़ता है और उस पोर्ट का क्या नाम है आपका, हैम्बर्ग। क्या बोलते हैं उसे हम, हैम्बर्ग पोर्ट बोलते हैं। और ये दोनों ही क्षेत्र जो है जर्मनी के महत्वपूर्ण लोकेशन है, इनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल आपको ध्यान रखना है, हमने क्या पढ़ा, जर्मनी, उसके ऊपर में पोलैंड, यहाँ पर कील नहर है, इसके इधर क्या पड़ रहा है, कील पड़ रहा है, किधर, नहर के पूरब में, और इसके पश्चिम में क्या पड़ रहा है, हैम्बर्ग बंदरगाह। और ये जर्मनी का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। इतनी बात सभी के समझ में आ गई। एक स्टेप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्षेत्र दिखाई देंगे, कुछ इंपॉर्टेंट देश दिखाई देंगे, छोटे छोटे देश, जिनको यूरोप की लोलैंड कंट्रीज कहा जाता है। अब ये कौन कौन सी लोलैंड कंट्रीज हैं, तो अगर आप देखेंगे भाई, यहाँ पर आपको एक देश दिखाई दे रहा होगा, इसका क्या नाम है, नीदरलैंड। क्या नाम है इसका बच्चों, नीदरलैंड। ठीक है, तो ये एक देश है, इसका नाम है नीदरलैंड। इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी हमें एक देश दिखाई देगा, ये वाला, और इसका क्या नाम है, बेल्जियम। क्या नाम है इसका बच्चों, बेल्जियम। क्लियर हो गया। तो ऊपर पड़ता है नॉर्थ में नीदरलैंड, साउथ में क्या पड़ता है बच्चों, बेल्जियम पड़ता है। ठीक है, इतना ओके हो गया सबको।
अब देखो जो नीदरलैंड है, बेल्जियम है, इसके साथ ही यहाँ पर हमें एक बिल्कुल छोटा सा देश दिखाई देता है। ये देखिए आपको दिख भी रहा होगा, ये लेमन कलर में छोटा सा देश है। इसको क्या बोलते हैं हम? लग्जमबर्ग। क्या बोला जाता है इसे? लग्जमबर्ग बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसे हम? लग्जमबर्ग। और ये जो तीनों के तीनों देश हो गए, नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग, इन तीनों को ही क्या कहा जाता है? यूरोप के लोलैंड कंट्रीज। क्या बोलते हैं इन्हें हम बच्चों? लोलैंड कंट्रीज, यानी कि निम्न भूमि पर अवस्थित देश इन्हें कहा जाता है। तो जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, ये तीनों की तीनों क्या थे? बाल्टिक कंट्रीज थे। वैसे यहाँ पर हमें नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ये तीन जो देश दिखाई देते हैं, इनको यूरोप के लोलैंड कंट्रीज कहा जाता है। इतनी बात सभी के समझ में आ गई? यहाँ तक भाई आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब देखो एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, मैं सारा आपको ये नोट डाउन करा दूंगी, फटाफट एक बार देख लेते हैं। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और इसके बाद से हमें क्या दिखाई दे रहा है? एक चैनल दिखाई दे रहा है। अगर देश की बात करें तो यहाँ पर देश है फ्रांस, और यहाँ पर एक चैनल दिखाई दे रहा है जिसका क्या नाम है बच्चों? इंग्लिश चैनल। इसे क्या बोलते हैं हम? इंग्लिश चैनल। समझ में आ गया? चैनल क्या होता है? तो एक नैरो वाटर बॉडी होता है, वही जो दो आपके लैंड को दो लैंड को अलग कर रहा हो या पानी वाले क्षेत्र को जोड़ रहा है, उसे क्या बोलते हैं हम? चैनल बोलते हैं। तो ऐसे यहाँ पर एक चैनल दिखाई दे रहा है जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश चैनल। इसके नॉर्थ में क्या पड़ता है? इंग्लिश चैनल के नॉर्थ में पड़ता है आपका यूनाइटेड किंगडम। क्लियर हो गया? यहाँ पर लिखा है यूनाइटेड किंगडम या यूके। और इंग्लिश चैनल के साउथ में क्या पड़ता है? फ्रांस पड़ता है। समझ में आ गया? नॉर्थ में यूके और साउथ में फ्रांस देश पड़ता है। क्लियर हो गया? अगर आप इस इंग्लिश चैनल के पूरब में देखोगे तो यहाँ पर आपको एक सागर दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए लिखा हुआ है, और इस सागर का क्या नाम है बच्चों? नॉर्थ सी, या फिर इसको उत्तरी सागर कहा जाता है। तो इंग्लिश चैनल किसको किससे जोड़ता है? ये नॉर्थ सी को किससे जोड़ा है? इधर वाले क्षेत्र में। और यहाँ पर आपको एक खाड़ी दिखाई देगी इस फ्रांस के पास में, जिसको हम बोलते हैं बे ऑफ बिस्के। क्या बोला जाता है इसे? बे ऑफ बिस्के बोला जाता है। क्लियर हो गया? तो अभी हमने क्या क्या देखा, एक बार क्विक रिवाइज करेंगे। हमने देखा यहाँ पर इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल के नॉर्थ में क्या है? यूके, साउथ में क्या है? फ्रांस। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इंग्लिश चैनल किसको किससे अलग करता है, आप बता सकते हैं। इंग्लिश चैनल किसको किससे जोड़ता है? तो ये बे ऑफ बिस्के या बिस्के की खाड़ी को उत्तरी सागर से जोड़ता है। आपसे पूछा जाएगा बिस्के की खाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो आप क्या बोलेंगे? फ्रांस के पास में। क्लियर हो गया? तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन है, इन्हें आपको ध्यान रखना है। अभी सारा का सारा मैं ये आपको नोट डाउन भी करा दूंगी। क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, और अब आप थोड़ा सा इस मैप को नीचे से स्टडी करेंगे, यानी इस वाले रीजन को पूरा पढ़ेंगे। नॉर्थ में मैंने आपको पूरा घुमा दिया है, कैसे कैसे हम उत्तर में घूमते हुए आए। अब थोड़ा सा हम साउथ की ओर घूमेंगे कि यानी यहाँ पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट लोकेशंस है। फटाफट देख लेंगे इसे हम। देखिए चलिए, यहाँ तक आप लोग पढ़ चुके थे बे ऑफ बिस्के तक। अब इससे एक स्टेप आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक देश दिखाई देगा, और इस देश का क्या नाम है बच्चों? स्पेन। क्या नाम है इसका? स्पेन। तो आपने लास्ट पढ़ा था फ्रांस, फ्रांस के बाद क्या पड़ता है आपका? स्पेन आ जाता है। ठीक है, स्पेन के आगे जाएंगे तो यहाँ पर यूरोप का एक इंपॉर्टेंट देश दिखाई देता है जिसको आप बोलते हैं पोर्तुगल, या फिर इसे बोला जाता है पुर्तगाल। तो आपने पुर्तगाल और स्पेन के बारे में सुना होगा जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, आधुनिक भारत इतिहास पढ़ रहे होंगे। उस समय आपने सुना था कि पुर्तगाल, स्पेन, इनके जो नाविक थे, इनके द्वारा अमेरिका की या भारत के लिए नए समुद्री मार्गों की खोज की गई थी। समझ में आ गया है? तो यही है वो स्पेन की लोकेशन, और स्पेन के बगल में क्या पड़ता है आपका? पुर्तगाल पड़ता है, और इसके ऊपर क्या पड़ता है? बे ऑफ बिस्के या फिर बिस्के की खाड़ी पड़ता है। क्लियर हो गया? इतनी बात सभी के समझ में आ गई?
चलिए एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। हमें एक और चीज दिखाई देता है बच्चों, ये पुर्तगाल और स्पेन के बीच में यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी का विस्तार है, एक पेनिनसुला दिखाई देता है। और उस पेनिनसुला, उस प्रायद्वीप या फिर उस जो आपका पठारी क्षेत्र जो है, उस प्रायद्वीप है, उसका नाम क्या है? तो एक यहाँ पर आपका पेनिनसुला पड़ता है और उसका नाम है बच्चों आइबेरियन पेनिनसुला। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको कि आइबेरियन पेनिनसुला का विस्तार कहाँ से है। आइबेरियन पेनिनसुला जो है, इसका विस्तार कहाँ से है? पुर्तगाल से लेकर स्पेन तक इसका विस्तार फैला हुआ है, इसका विस्तार है, या यहाँ से लेके यहाँ तक ये फैला हुआ है। क्लियर हो गया? एक स्टेप आगे बढ़ते हैं और बीच में ये जो पानी वाला क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, इसे बोलते हैं हम क्या बच्चों? स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इसको क्या बोलते हैं? जिब्राल्टर स्ट्रेट। अब देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं, यहां पर ज्यादा ही जूम हो गया, कोई नहीं, ऐसे ही देख लेंगे भाई इसको कि यहां पर आपको एक स्ट्रेट, अब देखो ये पूरा का पूरा जो आपका है यूरोप है, यहां से आपका किसकी बाउंड्री चालू हो जाती है? अफ्रीका की। और ये क्या है आपका? यूरोप। तो यूरोप और अफ्रीका के बीच से यहाँ पे एक पानी वाला क्षेत्र पड़ता है, जिससे आप अटलांटिक महासागर से कहाँ जा सकते हैं? मेडिटेरेनियन सी, या फिर कहाँ जा सकते हैं? भूमध्य सागर जा सकते हैं। तो इस दोनों पानी वाले क्षेत्र को जोड़ने के लिए बीच में एक स्ट्रेट पड़ता है, एक नैरो वाटर बॉडी पड़ती है, और उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम जिब्राल्टर स्ट्रेट या फिर जिब्राल्टर जल संधि। समझ में आ गई? क्लियर हो गया इतनी बात? तो यूरोप और अफ्रीका के बीच में पड़ता है जिब्राल्टर स्ट्रेट। इतनी बात समझ में आ गई भाई? क्लियर हो गया? चलिए, और इसके आगे जाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? मेडिटेरेनियन सी या फिर भूमध्य सागर दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है बच्चों? मेडिटेरेनियन सी या फिर भूमध्य सागर दिखाई देता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां तक आपने ये सारी चीजें स्टडी कर ली। मैं एक बार आपको क्विक रिवाइज करा देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, इससे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके आपको वापस से एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं किन किन लोकेशंस की बात की गई है। और देखो एक दो बार अगर आप इसके चारों ओर घूम गए तो आपको इजीली ये चीजें जो है याद हो जाएंगी। इसमें बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं अभी आपको फटाफट रटाने वाली हूँ। देखते रहेंगे कैसे कैसे हमें इसे पढ़ना है। सारे बच्चे साथ के साथ इसे देखेंगे। सबसे पहले हम किधर से घूमना चालू करते हैं? तो सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि जो यूरोप है इसके पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में कौन कौन सी लोकेशंस हमें दिखाई दे रही है। तो हमने देखा यूरोप कॉन्टिनेंट जो है इसके पूर्व में कौन सा महाद्वीप पड़ रहा है? एशिया महाद्वीप। क्या पड़ रहा है? एशिया महाद्वीप। इसके पश्चिम में एक महासागर पड़ रहा है और उसको हम क्या बोल रहे हैं? उत्तरी अटलांटिक, या फिर इसको क्या बोला जा रहा है? नदन अटलांटिक ओशन बोला जाता है। ठीक है, इसके नॉर्थ में गए तो हमें क्या दिखाई दे रहा है? आर्कटिक ओशन या फिर आर्कटिक महासागर दिखाई दे रहा है। इसके साउथ में हमें क्या दिखाई दे रहा है? तो यहाँ पर क्या है बच्चों? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अगर ओशन की बात करें या सी की बात करें तो ओशन तो नहीं, लेकिन यहाँ पर हमें एक सागर दिखाई दे रहा है, उसका नाम है मेडिटेरेनियन सी या फिर इसको बोला जाता है भूमध्य सागर। क्या बोलते हैं इसे हम? भूमध्य सागर। तो सबसे पहले आपने ये सारी चीजें देख ली, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। आगे बढ़ गए और हमने फटाफट क्या क्या देखा था? तो हम इसके चारों कोने घूमते हैं। सबसे पहले हमने देखा यूरोप का एक देश, इसका नाम है नॉर्वे, देन स्वीडन। नॉर्वे और स्वीडन इन दोनों ही क्षेत्रों में एक पर्वत श्रेणी का विस्तार है जिसका नाम है स्कैंडिनेवियन। क्या नाम है? स्कैंडिनेवियन। एक स्टेप आगे बढ़े, यहाँ पे हमें एक खाड़ी मिलती है जिसको बोलते हैं गल्फ ऑफ बोथनिया, देन फिनलैंड। फिनलैंड के बाद खाड़ी गल्फ ऑफ फिनलैंड। फिर 3 कंट्रीज पड़ती हैं। कौन कौन सी? एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। इन तीनों ही कंट्रीज को क्या बोला जाता है? बाल्टिक कंट्रीज कहा जाता है। क्यों बोलते हैं बाल्टिक कंट्रीज? क्योंकि ये तीनों ही देश आपके जिस सागर के पास पड़ते हैं उसका नाम है बाल्टिक सागर या फिर बाल्टिक सी। एक स्टेप आगे बढ़े और हमने देखा लिथुआनिया के नीचे एक छोटा सा क्षेत्र पाया जा रहा है, इसको क्या बोल रहे हैं? कैल्मिनग्रेड। कैल्मिनग्रेड जो लोकेशन है एक्चुअल में इस पर किसका अधिकार है? रशिया या रूस का अधिकार है। नेक्स्ट हमने देखा कौन सा देश है? पोलैंड।
पोलैंड के बाद गए हम जर्मनी पर, और जर्मनी के नॉर्थ में गए हमें कौन सा देश दिखाई देता है, डेनमार्क दिखाई देता है। यहाँ पर हमने एक और फैक्ट देखा कि डेनमार्क में क्या पड़ता है आपका, जटलैंड पेनिनसुला। तो यहाँ पर क्या दिखाई देता है हमें बच्चों, जटलैंड पेनिनसुला। इसके साथ ही हमने देखा कि जो जर्मनी है, जर्मनी के नॉर्थ में एक नहर जा रही है, इसका नाम है कील नहर, और कील नहर के पूरब में एक लोकेशन पड़ता है जिसको बोलते हैं कील, जो कि आपका डेयरी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रीजन है। और इसके वेस्ट में एक लोकेशन पड़ता है जिसको बोलते हैं हम हैम्बर्ग, जो कि एक पोर्ट है, जर्मनी का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, उसको बोलते हैं हम हैम्बर्ग पोर्ट। एक स्टेप आगे बढ़े हमें क्या मिलता है, नीदरलैंड, बेल्जियम, और यहाँ पर एक छोटू सा देश है उसका नाम है लग्जमबर्ग। तो नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, इन तीनों को क्या कहा जाता है, यूरोप के लो लैंड कंट्रीज कहा जाता है। समझ में आ गया। इसके ऊपर गए तो हमें क्या दिखाई देता है, यहाँ पे नॉर्थ सी दिखाई देता है, और फिर इसके पश्चिम में गए तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंग्लिश चैनल, और इसके आगे दिखाई दे रहा है बे ऑफ बिस्के। तो यहाँ पे आपने तीनों पानी वाले क्षेत्र पढ़े, उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल और बिस्के की खाड़ी या फिर बे ऑफ बिस्के। तो नॉर्थ सी, इंग्लिश चैनल, बे ऑफ बिस्के। और पता है आपको, कोई भी आपका नैरो वाटर बॉडीज, जिसको आप चैनल बोले, स्ट्रेट बोले, वो किसी दो वाटर बॉडीज को आपस में जोड़ता है। तो ऐसे ही सेम यहाँ पे इंग्लिश चैनल किसको किससे जोड़ेगा, नॉर्थ सी को बे ऑफ बिस्के से जोड़ रहा है, और किसको किससे अलग करेगा, तो इसके साउथ में हमें एक देश दिखाई दे रहा है, उसका नाम है फ्रांस। नॉर्थ में क्या पड़ रहा है आपका, यूके या फिर यूनाइटेड किंगडम। तो यहां तक हमने स्टडी कर लिया। एक स्टेप आगे बढ़े, फ्रांस के बाद हमें कौन सा देश मिल रहा है, स्पेन, देन पुर्तगाल या फिर पुर्तगाल या पोर्तुगल कहा जाता है इसे। आगे हमने देखा कि ये हो गया पूरा यूरोप की बाउंड्री, और नीचे है आपका अफ्रीका की बाउंड्री। इसके बीच में एक नैरो वाटर बॉडी है, पतला पानी का क्षेत्र है, जिससे आप अटलांटिक महासागर से डायरेक्ट किधर एंट्री कर रहे हैं, भूमध्य सागर में। तो अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर के बीच में जो एक आपका स्ट्रेट पड़ रहा है, जो नैरो वाटर बॉडी पड़ रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो ध्यान रखना है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है, यानी बोल सकते हैं ये पूरे के पूरे भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर से होते हुए आगे क्या पड़ता है आपका, मैंने आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट पढ़ा दिया, तो आपको ध्यान होगा कि भूमध्य सागर से आगे जाएंगे तो आपको एक नहर मिलेगा जिसका नाम होगा स्वेज नहर, और स्वेज नहर से आप किधर एंटर कर जाते हैं, इंडियन ओशन यानी कि एशिया में, यानी डायरेक्ट अटलांटिक ओशन से पूरे भूमध्य सागर और फिर आगे एशिया जाने के लिए ये एक छोटा सा ही स्ट्रेट यहाँ पर पड़ता है, उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। इसकी लोकेशन इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर यहाँ पर किसी देश का अधिकार हो गया इस लोकेशन पर, तो कहीं ना कहीं वो पूरे के पूरे इस ट्रेड को मैनेज करने का मतलब इस ट्रेड पर जो है उसका कहीं ना कहीं नियंत्रण स्थापित हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया। इसके आगे जो है हम कल की क्लास में देखेंगे। इसको मैं एक बार आपको फटाफट नोट डाउन करा देती हूँ, जितनी भी लोकेशंस है यहाँ पर मैं आपको साथ के साथ लिखवा देती हूँ। नेक्स्ट पेज पे इसको लिख लेंगे एक बार, ताकि जिसको समझ में नहीं आया होगा लिखे वैसे यहाँ से देख लेंगे। तो कैसे कैसे हम चले थे फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा था बच्चों, नॉर्वे। तो सबसे ऊपर क्या दिखाई दे रहा हमें, नॉर्वे। स्पेलिंग चेक कर लेंगे एक बार। नॉर्वे के बाद हमें क्या दिखा था, स्वीडन, ठीक है। और नॉर्वे और स्वीडन पढ़ते हुए हमने देखा था कि इन दोनों ही क्षेत्र में क्या फैला हुआ है आपका, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। कौन सा, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला जो है वो यहाँ पर विस्तृत है। सॉरी, स्कैंडिनेवियन माउंटेन, यानी कौन से पर्वत का विस्तार है, स्कैंडिनेवियन माउंटेन, ठीक है। फिर हम आगे बढ़े, नॉर्वे स्वीडन के बाद हमने क्या देखा, एक खाड़ी देखी थी, उसका नाम था गल्फ ऑफ बोथनिया। तो लिख लेंगे आप लोग, गल्फ ऑफ बोथनिया। बोथनिया के बाद बढ़े तो आपको एक देश दिखाई देता है, उसका क्या नाम है, फिनलैंड। नेक्स्ट है आपका फिनलैंड। फिनलैंड के बाद आपको एक खाड़ी दिखाई देती है, उसका क्या नाम है, गल्फ ऑफ फिनलैंड। क्या बोलते हैं उसे हम, गल्फ ऑफ फिनलैंड। गल्फ ऑफ फिनलैंड के बाद हमें 3 देश दिखाई देते हैं बैक टू बैक। क्या नाम है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। 2-4 बार आप नाम देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। एग्जैक्ट नाम ना याद हो फिर भी आपको लोकेशन एग्जाम में पता लग जाएगी। यहाँ पर हमने देखा था इन तीनों को क्या बोलते हैं हम,
बाल्टिक कंट्रीज, क्या बोला जाता है इन्हें, बाल्टिक कंट्रीज, क्योंकि ये किधर पड़ते हैं, बाल्टिक सी के पास पड़ते हैं, ठीक है, नियर बाल्टिक सी। इतना पढ़ लिया। फिर हमने देखा था यहीं पर बीच में एक छोटा सा गल्फ पड़ता है, खाड़ी पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं गल्फ ऑफ रिगा। क्या बोलते हैं उसे बच्चों हम, गल्फ ऑफ रिगा। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ गए थे गल्फ ऑफ रिगा के बाद, और हमने पढ़ा था गल्फ ऑफ रिगा के बाद किस क्षेत्र के बारे में, कैल्मिनग्रेड। और इस लोकेशन को आपको ध्यान रखना है, कैल्मिनग्रेड जो है इस पर किसका अधिकार था, तो इस पर मैंने बताया था आपको यूरोप का एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर किसका अधिकार है बच्चों, रशिया का अधिकार है। और इसके बाद हम गए, हमें एक देश दिखाई देता, उसका नाम है पोलैंड। तो फिर लिख लीजिए आप पोलैंड। पोलैंड के बाद क्या पड़ रहा है आपका, जर्मनी। आपको ध्यान होना चाहिए किसके बाद क्या क्या लोकेशंस पड़ रही हैं। जर्मनी तक गए। जर्मनी के ऊपर हमने क्या देखा था, कौन सा देश, डेनमार्क। डेनमार्क। और मैंने आपको बताया था कि डेनमार्क में एक पेनिनसुला पड़ता है, उसका क्या नाम है, जटलैंड पेनिनसुला। जटलैंड पेनिनसुला। क्लियर हो गया। फिर हमने क्या देखा था कि ये जो जर्मनी है, यहीं पर हमें क्या दिखाई देता है, कील नहर दिखाई देता है, जिसके ईस्ट में क्या पड़ रहा था आपका, कील, जो कि किसके लिए इंपॉर्टेंट है, डेयरी उद्योग के लिए। कहाँ पड़ रहा था ये, इसके ईस्ट में। और इसके वेस्ट में एक पोर्ट पड़ रहा था, और उसका नाम क्या है आपका, हैम्बर्ग पोर्ट। क्या नाम पड़ा था उसका हमने, हैम्बर्ग पोर्ट। तो इसको भी आप लिख लेंगे, हैम्बर्ग पोर्ट। और ये कहाँ पड़ता है आपका, वेस्ट में, ठीक है। यहाँ तक हमने पढ़ लिया। एक स्टेप आगे बढ़े और यहाँ पर हमने 3 क्षेत्र पढ़े जिसे हम लोलैंड कंट्री को कह रहे हैं। कौन कौन सा, नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ठीक है। नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग। और इन तीनों को ही क्या कहा जाता है, यूरोप के लोलैंड कंट्रीज। लोलैंड कंट्रीज। यहां तक हो गया। फिर हम आगे बढ़ गए थे और हमने देखा था यहाँ पर एक चैनल या फिर सी, या फिर दोनों साइड हमने एक खाड़ी एक सी देखा था। सबसे पहले हमने नॉर्थ में देखा था कि आपका नॉर्थ सी, या फिर इसको बोलते हैं उत्तरी सागर। और हमने एक स्ट्रेट देखा था, या फिर बोल सकते हैं चैनल, जिसे क्या बोलते हैं हम, इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल। और इंग्लिश चैनल के बाद हमने किसके बारे में पढ़ा था, इंग्लिश चैनल के बाद हमने देखा था बे ऑफ बिस्के। बे ऑफ बिस्के। और बे ऑफ बिस्के के बाद हम एक स्टेप और आगे बढ़ गए थे और हमने देखा था भाई कि ये आपका इंग्लिश चैनल जो है वो किसको किससे जोड़ा है, नॉर्थ सी को बे ऑफ बिस्के से जोड़ा है। और किसको किससे अलग कर रहा है, तो इसके नॉर्थ में क्या दिख रहा था आपको, वो हमने वैसे देख लिया है, रहने देते हैं यहाँ पर। चलिए, इसके बाद हमने क्या देखा था, बे ऑफ बिस्के के साथ में 2 देश देखे थे। एक है आपका पोर्तुगल, ठीक है, एक है आपका पोर्तुगल और दूसरा है आपका बच्चों स्पेन। तो ये ध्यान देना है, इनको फटाफट लिख लेंगे। पहले लिख लीजिए आप लोग स्पेन, और फिर आपको क्या दिखाई देता है, पोर्तुगल, ठीक है। और फिर हम एक स्टेप आगे बढ़े और हमें क्या दिखाई देता है, नेक्स्ट पेज पर ही लिख देते हैं, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। जिब्राल्टर। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर किसको किससे जोड़ता है, तो मैंने बताया था ये आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन को किससे जोड़ता है, मेडिटेरेनियन सी से। मेडिटेरेनियन सी से जोड़ता है। क्लियर हो गया। और किसको किससे अलग करता है, तो ये आपका अलग करता है बच्चों यूरोप को किससे, अफ्रीका से। अफ्रीका से। समझ में आ गई इतनी बात, क्लियर हो गया। तो यहाँ तक हमने स्टडी कर लिया है। बाकी बच्चों हम कल के क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो फटाफट लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और जल्दी से वीडियो को फटाफट शेयर कर दो। और जितना मैंने आपको आज की क्लास में कराया इसको आप अच्छे से रिवाइज करके आ जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी लोकेशंस आपको ऐसे ही याद करनी है। अभी हम डिटेल से भी पढ़ेंगे, इसके रिवर्स भी पढ़ेंगे, माउंटेन रेंज भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट लोकेशंस भी पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये इसी स्टेप बाय स्टेप इसको ऐसे ही स्टडी करना है ताकि आपको ओवर
ओवरऑल लोकेशंस वगैरह सारी याद हो जाए, ठीक है। बाकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो कल की क्लास में इसे हम कंप्लीट करेंगे, कल मिलते हैं, थैंक यू।